हेलो डियर स्टूडेंट, नीट का अभी पेपर मुझे देखने को मिला है 2021 का। नीट के पेपर को जैसे ही मैंने एक रिव्यू किया, थोड़ा सा देखा, तो देखने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि पेपर इस बार का काफ़ी कॉन्सेप्चुअल, साथ ही साथ स्टूडेंट की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होना चाहिए। ये मैं कई बार शुरुआत में भी बोलता रहता हूँ और लगातार बिलियंस फिजिक्स क्लास यूट्यूब पे मैं डालता रहता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होना चाहिए। ये आईआईटी एडवांस में भी देखा जा रहा है और अब इसमें भी देखा जा रहा है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास जिस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है उस फॉर्मूले की वैलिडिटी अच्छी होना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी का पेपर ठीक नहीं रहा तो हमेशा अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मन के आधार पे ही जीत और हार में बदली जाती है। ऐसा किसी ने कहा है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसका मतलब हमारा मन बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए और हमारा मन और चिंतन विधेयक होना चाहिए, हमारा थॉट कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तभी हम किसी अच्छे गोल को अचीव कर सकते हैं। अब इस पेपर का जहाँ तक सवाल है, इस पेपर को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन मेरे सामने आया है कि एक बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एंड देन फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द पोटेंशियल। अगर आप हमारा बिलियंस फिजिक्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल देखोगे HK अजरिया करके, तो उसमें मैंने लिखा था कि अगर कोई पार्टिकल न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, मैंने ऐसा नोट्स बना के दिया था, टोटल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग क्या हो। तो मैंने कहा था कि अगर पार्टिकल न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी टू न्यू और टाइम पीरियड T/2 होगा। पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग भी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू और टाइम पीरियड T/2 होगा। टोटल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 0 और टाइम पीरियड इनफाइनाइट बताया था। ये हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ाई होगी तब लिखा होगा। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, कितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा, न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा, ठीक है। तो ये आपको तरीका। अब सवाल आता है, कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि हमारे पास अगर ये तरीका ना हो हमारे पास तो सॉल्यूशन क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, टाइम के टर्म में होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपको जब हम SHM टीच करते थे तो ये बताते साइन और कॉस का लीनियर टर्म होना चाहिए SHM में। तो इसको लीनियर टर्म में बदलने के लिए 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी करते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से। तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर -1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। तो जो टी का कोफिशिएंट होता है ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगी। दैट इज फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो लीनियर फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी 2 न्यू हो जाएगी। ये मैंने यहाँ लिखा भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आएगा इसका। जो भी मेरे पास पेपर है इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, ठीक है। एक और बात हमने लिखा था, अगर हमारे नोट्स देखोगे हमने कहा x इक्वल टू x डिस्प्लेसमेंट है, अगर a साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिया है, यानी स्क्वायर का टर्म दिया साइन या कॉस का, या x इक्वल टू x या y जो भी लिखते हो, आपकी जो आदत हो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और x इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी लिखा हो तो बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो मैंने कहा था 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। सॉरी, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया, एम्पलीट्यूड a/2 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना होगा, a/2। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो जाएगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डबल होगी, तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का टर्म होगा तो इस तरीके से आ जाएगा। और आप देख रहे थे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर का टर्म था, ठीक है। और नोट्स अगर सिंपल पॉइंट देखना है तो मैंने ये पॉइंट लिखवाए थे, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी न्यू, देन फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। इतना हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो टाइम पीरियड हाफ होगा, टोटल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। जहां तक पोलर मॉलिक्यूल्स का सवाल है, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाता है जहां पर प्रोटॉन का पॉजिटिव सेंटर और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव सेंटर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करता है, यानी पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर के बीच कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होता है। इसका मतलब इसका कुछ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंस हो जाते हैं। इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी इसमें कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इसके डाइपोल मोमेंट और बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव सेंटर और हमने कहा था नेगेटिव सेंटर फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, यानी पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करता, इनके बीच फाइनाइट सेपरेशन होगा। तो इनका डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, इंडिविजुअल का भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो आंसर आना चाहिए पहला, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में करेंगे तो चार्ज और ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, ये बात मैंने पोलर की बात करी है, किसकी बात करी है, पोलर की बात करी है। अगर यही नॉन पोलर होता, पोलर की बात करी है, अगर नॉन पोलर होता तो पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता नॉन पोलर के लिए। इसका मतलब होता है कि नॉन पोलर का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनिशियली 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ये होता है नॉन पोलर के लिए। आगे आपका आंसर की जब आएगी डिफरेंट कोचिंग की तब आप देखना। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ई बाय एम कर दें तो ये क्या हो गया आपका एसिलेशन, और एसिलेशन में टाइम से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। जे इक्वल टू आपने पढ़ा है सिग्मा ई, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी, जिसको ये रेजिस्टिविटी। तो बताओ रो इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो रो का आंसर आ जाएगा, अगर यहां पर रो का निकालोगे तो ई बाई जे। तो ए का आंसर तो कौन सा हो गया बताओ, ए का आंसर तो हो गया आर, ये ए है आपका, और बी वाले का आंसर जो हो गया सॉल्व करने पे वो एस हो गया। बाकी आप मैच करते जाना, मैं सीधे फॉर्मूला लिखूंगा। तीसरा सी, रिलैक्स रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू एम एन
ई स्क्वायर टॉ होता है, टॉ रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो टॉ को लिखोगे तो क्या लिखोगे, टॉ को लिखोगे तो एम एन ई स्क्वायर रो। तो सी का ऐसा कोई आंसर आ रहा, तो सी का आंसर पी आ रहा। देखने में बड़ी दिक्कत हो रही, सी का आंसर क्या आ रहा, पी। अब डी लिख रहे हैं, मैं कलर बदल दूं थोड़ा सा, क्योंकि इस कलर के साथ देखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब आपका इसके बाद डी का क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे लिखते हैं, जे इक्वल टू होता है बी डी एन ई, यानी इसका आंसर क्यू होगा। अब आंसर आप लोग मैच करते रहे ना, अगर मैं कुछ गलत भी लिख जाऊं तो भी मेरी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैं पूरा आपके साथ सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। चार्ज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए बी डी एन ई टी, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए बी डी एन ई। फिर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आया होगा, ए से आई बाई ए होता है, तो वी डी एन ई। जहां तक बी डी होता है वो होता है म्यू इंटू ई। म्यू है मोबिलिटी, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपको फॉर्मूले पता हो, ठीक है। मैं बोलता जा रहा हूं, नोटेशन का आप अपना यूजुअल मीनिंग देखें, मैं उसे लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, 2 स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 R2 आर कनेक्टेड बाय ए वायर। अब बताओ, अगर दो कंडक्टर को वायर के द्वारा कनेक्ट कर दें, चार्ज कंडक्टर को, तो चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल कंडक्टर टू लो पोटेंशियल कंडक्टर, हाई पोटेंशियल कंडक्टर टू लो पोटेंशियल कंडक्टर। चार्ज हाई पोटेंशियल कंडक्टर से लो पोटेंशियल कंडक्टर की तरफ फ्लो होगा। अब किसका पोटेंशियल ज्यादा है ये तो पता नहीं, टिल पोटेंशियल बिकम इक्वल, टिल पोटेंशियल बिकम इक्वल। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं। अब आपको पता है सिग्मा इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है फॉर गिवन पोटेंशियल। गिवन पोटेंशियल के लिए सिग्मा क्या होता है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सिग्मा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब सिग्मा सिग्मा इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। सो आपका सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 निकालना है। तो बताओ यहाँ पे सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू R2 बाई R1, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये भी आंसर आ गया। अब कोई पूछ सकता है कि सिग्मा आर इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आएगा, वो मैं इस पेज पे लिख रहा हूँ। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ये पोटेंशियल होगा। R का मल्टीप्लिकेशन अगर हम यहां कर दें और R का यहां कर दें, R का मल्टीप्लिकेशन यहां कर दिया, R का मल्टीप्लिकेशन यहां कर दिया, तो कितना हो गया बताओ, Q स्क्वायर 4 पाई
आर स्क्वायर 1/ε0। क्यू स्क्वायर नहीं, सॉरी मिटाने का कहाँ गया, क्यू इंटू आर था, क्यू इंटू आर। अब ये आपका होता है सिग्मा, ये क्या हो गया सिग्मा, तो V इक्वल टू कितना हो गया बताओ, सिग्मा R ओवर एप्सिलॉन नॉट। B अगर गिवन है तो एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही कांस्टेंट है, दैट इज सिग्मा R इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन ये सिग्मा आर इक्वल टू कांस्टेंट फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस और गिवन पोटेंशियल, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। ये हमने आपको ड्राइव भी कर दिया ताकि किसी स्टूडेंट को कहीं दिक्कत आए तो वो देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपने लिखा होगा हाफ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एनर्जी स्टोर हाफ सी बी स्क्वायर, बी पोटेंशियल है, या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी होता है, या होता है हाफ क्यू इंटू वी होता है, या होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम माने एरिया इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला लिखवाया था, तो ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर 4 हो गया। इसमें तो हमें कोई बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। और ये एनर्जी किसके टर्म में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एनर्जी ही पूछी थी, पहले देख लूँ मैं, एरिया ऑफ प्लेट, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाँ एनर्जी ही पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखो। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, देखो इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो अपवर्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई यानी 10 टू द पावर -7, 2I बाई आर, 2I है 5 तो 10 हो गया, और R है आपका 0.2, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो इस पर फोर्स कितना आता है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q B क्रॉस P, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चूंकि यहां मैथमेटिकल टर्म पूछा गया, वेलोसिटी वेक्टर है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड, तो एंगल 90 डिग्री है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90। वेलोसिटी आपकी दी गई है कितनी, 10 टू द पावर 5। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, यहां से अगर बदलोगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 आएगा तो इसको 50 इंटू 10 टू द पावर -7 कर दो। अब आपने मैथमेटिक्स लिख दी, सॉल्व किया तो 8 इंटू 10 टू द पावर -20, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है। सो इसका आंसर आना चाहिए पहला। कैलकुलेशन की मिस्टेक आप लोग देखते रहना, कहीं हो ना जाए हम पे भी, तो ये इतना आंसर आना चाहिए। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। आपका मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगा अगर थीटा 0 होगा। ये फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा इफ थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटी पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। Fm 0 होगा इफ Q इक्वल टू 0, दैट इज अनचार्ज पार्टिकल, दैट इज अनचार्ज
इसका मतलब अनचार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा बताओ कैसे, जीरो होने का तरीका क्या होगा, या वेलोसिटी जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा इफ वेलोसिटी जीरो, दैट इज magnetic force act only moving charge particle, moving charged particle, not static charge। स्टैटिक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता, ठीक है। और भी आगे थ्योरी फिर से बिलियंस फिजिक्स क्लासेस में देखोगे तो मिल जाएगी। यहां पर आपने कहा कि एनर्जी, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो डायमेंशन से डायरेक्ट या मैथमेटिकल डायमेंशन के फॉर्मूले से, एनर्जी क्या है बताओ, E/G का डायमेंशन निकालो। ओहो, E/G का डायमेंशन निकालोगे तो बताओ एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL2 T-2 और F इक्वल टू कितना होता है, G m²/r², G m1 m2 लिख सकते हैं, यानी G इक्वल टू हो जाएगा F r²/m²। सो E/G का डायमेंशन चाहिए, E/G का, E का कितना है बताओ, mL2 T-2 और G का कितना है F r², तो mL/T-2 तो हो गया F का, r² का होगा L² और ऊपर चला जाएगा तो m²। कुछ टर्म कैंसिल हो गए, m से m कैंसिल हो जाएगा, L से L² कैंसिल हो गया, L² से L² कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा बताओ, अगर L² से L² कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा m², और क्या बचेगा बताओ, T से T कट जाएगा तो m² L-1 आ जाएगा और T 0 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो बताओ। T0 दो जगह है लेकिन सेकंड आ जाएगा इसके हिसाब से, तो मैथमेटिकल मिस्टेक देखते रहना ध्यान से, इस पे हमें नेक्स्ट स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज एपर्चर बेस ऑफ सुटेबल, देखो जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा, और ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा तो नेचुरल है इमेज की विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और रेजोल्यूशन भी बेटर हो जाएगा, तो ऑल आ जाएगा। वैसे तो सही आंसर क्या होना चाहिए कि ज्यादा लाइट को गैदर करेगा, एपर्चर ज्यादा होगा तो लाइट को ज्यादा गैदर करेगा, लाइट को ज्यादा गैदर करेगा तो जो इमेज बनेगी उस ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी, यानी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, और विजिबिलिटी अच्छी होने से बेटर रेजोल्यूशन होगा। तो मेरे हिसाब से तो इसका 4th होना चाहिए, पर आने वाले टाइम पे देखेंगे कि क्या आ रहा है। आपको पता है VRMS की वैल्यू कैसा होता है, आंसर आप खुद मिलाते जाना, √3RT/m होता है, √3RT/m, ये था आपका, और ऐसा वैल्यू Q के साथ दी गई तो A का Q आ जाएगा। B, प्रेशर का फॉर्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से 1/3 m एंड नंबर ऑफ VRMS का स्क्वायर, यानी
बी का क्या आना चाहिए, पी आ जाना चाहिए। अब सी की बात जा रही है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 kT होता है। के बोल्टमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ये ऑलवेज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक। तो सी है, सी का कौन सा आना चाहिए, एस आना चाहिए। डी, एंटार्जी का फॉर्मूला होता है कितना, यहाँ पे डाई एटॉमिक के लिए 5/2 RT। कैसे आया 5/2 RT, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। एंटार्जी का फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, बाकी तो आपको डेरिवेशन याद आ रहे होंगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है NF/RT/2। N मोल है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F की वैल्यू 5 होगी फॉर डाई एटॉमिक, N है नंबर ऑफ मोल जो कि क्वेश्चन में दिया गया था 1, तो 1 दिया था, तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे। N 1 दिया था, F 5 था, RT/2, तो 5/RT/2 आ जाएगा। आंसर चेक कर सकते हो, मैच भी कर लेना, वो मैच आप करते रहना, वो हमारे पास ना इतना टाइम है और ना मैं इतना जरूरत समझता हूँ। जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। जेनर डायोड ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस। किस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में काम करता है ये हमेशा ही, जब ये वोल्टेज रेगुलर। और कौन से रीजन में काम करेगा वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा। दूसरा, बैरियर वोल्टेज पीएन जंक्शन का 0.3 से 0.7 वोल्ट के बीच में लाई करता है। तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, यानी ए तो मुझे करेक्ट लग रहा और बी इनकरेक्ट लग रहा। या तो वो टेम्परेचर देता तो हम बता पाते, नहीं तो आपका बैरियर वोल्टेज जर्मेनियम के लिए रूम टेम्परेचर पे बात करें तो 0.3 वोल्ट होती है। बैरियर वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है फॉर सिलिकॉन और ये होता है फॉर जर्मेनियम। तो रूम टेम्परेचर पे अगर बात करी जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी। तो ए करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है, मेरे हिसाब से ऐसा आना चाहिए। पर जब आपका आंसर की आएगी डिफरेंट कोचिंग की, तब आप वहां से भी देखोगे कि क्या आ रहा। ठीक है, जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। कैसे रिवर्स बायस में काम करता है, उसका अगर आपको याद हो तो आपका ऐसा ग्राफ आया होगा। कैसा ग्राफ आया होगा, कलर तो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। ये कलर ठीक है। हाँ, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का ग्राफ आया होगा। तो फॉरवर्ड बायस में ग्राफ ऐसा आता है पीएन जंक्शन डायोड का। यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, यहाँ से करते, क्योंकि बैरियर वोल्टेज काम करता है यहाँ तक। इसका रिवर्स बायस में जो आता है वो थोड़ा सा ऐसा आया होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। प्रैक्टिकली तो नहीं आता, मैं बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है। इसके बाद ऐसा आता है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ऐसा आता। ये रीजन कहलाता है ब्रेक डाउन रीजन। कौन सा रीजन कहलाता है, ब्रेक डाउन रीजन। और इस रीजन में जो डायोड उपयोग में लाए जाते हैं वो जेनर डायोड कहलाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड जब ब्रेक डाउन रीजन में ऑपरेट करते हैं तो इसको बोलते हैं द डायोड ऑपरेट इन द पीएन जंक्शन डायोड
उसको बोलते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड का मतलब जो ब्रेक डाउन रीजन में, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस में, और ये ग्राफ हो गया रिवर्स बायस में, और जो इस रीजन में डायोड काम करेंगे उसको जेनर डायोड कहते हैं। इसका मतलब जेनर डायोड ऑलवेज रिवर्स बायस में काम करता है। इज इट क्लियर? ये किस किस के बीच ग्राफ है? करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। ठीक, फॉरवर्ड बायस में पी हायर पे होता है और एन लोअर पे होता है पोटेंशियल पे। पी हायर पोटेंशियल पे, एन लोअर, और इसमें करंट मेनली ड्यू टू डिफ्यूजन। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है करंट वेरीज विद वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज एक्सपोनेंशियल। करंट वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियल। रिवर्स बायस की जब बात करोगे तो पी लोअर होगा और एन हायर पोटेंशियल पे होगा। और करंट मेनली क्या किसकी वजह से होगा? यहाँ पे ड्रिफ्ट की वजह से। करंट मेनली ड्यू टू ड्रिफ्ट। और करंट वोल्टेज पर नियरली इंडिपेंडेंट है। करंट इज नॉट फंक्शन ऑफ वोल्टेज। देखो यहाँ करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मूवमेंट, इसका मतलब फोर्स ऑफ लाइन से यहाँ पास पास है, यहाँ दूर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर होगा। इसका मतलब हो गया, और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है, इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर की तरफ ज्यादा लगेगा, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज पर इधर की तरफ लगेगा, लेकिन ये वैल्यू ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा मैंने राइट बढ़ जाएगा। किस तरफ जाएगा? देखो, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, क्यू E1 कर दें, इसकी वजह से राइट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में F1। F2 निकालोगे तो Q इंटू E2 करोगे, लेकिन E2 कम है तो ये इससे आएगा लेफ्ट। E1 यहाँ पे मोर देन E2 है, तो F नेट जो होगा वो राइट होगा। F नेट राइट। अब बताओ, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस के पीई कॉस पाई आ जाएगा यहाँ पे, यानी प्लस पी आ गया। अब यहाँ पर डाइपोल जब इधर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, तो यू ई राइट बढ़ जाएगा तो ई स्मॉलर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो आपका क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, तो इसे राइट जाना चाहिए एंड इस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने जनरल फॉर्मूला जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा पीई कॉस थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा पीई साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, पीई साइन थीटा। डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इसको रोटेट करने में जो वर्क डन होता है वो पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहां पर भी अगर देखें थीटा इक्वल टू 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा डाइपोल। अगर थीटा पाई रेडियन कर दें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा अगर 90 कर दें तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा।
ये सब आपको पढ़ाया गया होगा, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये अब ये कह रहा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो पहले तो फोकल लेंथ ये आपका कॉन्वेक्स लेंथ है, यहाँ एक कॉनकेव लेंस रखा। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। डी डिस्टेंस पर ये दोनों रखे हुए हैं, द सेम एक्स डिस्टेंस डी बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस डी है। ये पैरल, देखो पैरल रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी होता, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से फोकस पे आएगी। और यहाँ पे अगर इसका फोकस हो, ए है जी, और बी अगर इसके फोकस पे हो जी, जो ऑब्जेक्ट इसके, इससे जो लाइट जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हो गया 20 और इतना हो गया 5, तो D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। देखो पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे आएगी, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे आएगी, और अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पे जो आएगी वो इस दूसरे बी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और अगर जे डाइवर्जिंग लेंस के फोकस पर होगा तो रे फिर पैरेलल हो जाएगी। इतना डिस्टेंस जो 20 है, इतना 5 है, तो जो टोटल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब एस के वेलोसिटी को लेके क्वेश्चन है। एस के वेलोसिटी का अगर गिवन डेंसिटी की बात करें, एस के वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला देखें क्या होता है, √2gm/r। यानी b प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, r इंटू रो, रो माने डेंसिटी। चूंकि डेंसिटी गिवन है तो इसका मतलब है b प्रोपोर्शनल टू r लिख सकते हैं। अब बताओ कि इसकी वेलोसिटी तो v है और दूसरे प्लैनेट की s के वेलोसिटी v डैश, इसकी रेडियस r है, उसकी रेडियस 4 टाइम्स है, तो 4r, तो v डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4b आना चाहिए, पहला आंसर आना चाहिए। क्लियर। s के वेलोसिटी का फॉर्मूला b का फॉर्मूला होता है √2gme/r, 2gm/r, उस प्लैनेट्स का मास, उस प्लैनेट्स की रेडियस। या √2gr भी पढ़ा होगा, अर्थ के लिए करोगे तो √2gr। अर्थ के लिए इसकी एस के वेलोसिटी निकालें तो ये आता है लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ एस के वेलोसिटी जो अर्थ के लिए, एस के वेलोसिटी अगर मून के लिए लिखें, मून के लिए लिखें तो 2.38, ये सब इतने पॉइंट लग गए हैं कि सब बेकार हो गया है। पहली बात तो मून का मंडे हो गया है, पहले मून सही लिख दें और फिर मंडे कर दें इसको। चलिए, मून के लिए होता है 2.38 किलोमीटर पर। मून पर एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है कि इसकी एस के वेलोसिटी बहुत कम है। अब रेडिएक्टिव डिके हो रहा, देखो अगर इससे बीटा पार्टिकल 3 तरीके का होता, पॉजिटिव बीटा, नेगेटिव बीटा और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अगर पॉजिटिव बीटा है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है 1 से, मास नंबर अनचेंज।
मास नंबर क्या होता है? पॉजिटिव बीटा डिके के अंदर एटॉमिक नंबर ये कलर तो और भी नहीं चलेगा, इसका मतलब सबसे अच्छा कलर इसमें रेड ही है जो दिख पा रहा है अच्छे से। तो बीटा पॉजिटिव होता तो जेड डिक्रीज बाय 1, ए अनचेंज। अनचेंज लिखना है CHANGE, ठीक है। नेगेटिव बीटा डिके होगा तो बीटा नेगेटिव होगा तो जेड इंक्रीज बाय 1, ए अनचेंज। एल्फा डिके होगा तो जेड डिक्रीज बाय 2, ए डिक्रीज बाय 4। अब यहां देखो, पहले में जेड डिक्रीज हो रहा था, इसका मतलब पॉजिटिव बीटा डिके हो रहा था। फिर जेड 2 से डिक्रीज हो गया, इसका मतलब एल्फा हो रहा था। फिर जेड 1 से बढ़ गया, इसका मतलब नेगेटिव बीटा है। तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव बीटा, एल्फा और नेगेटिव बीटा। ये आंसर आपका 4th होना चाहिए, ठीक है। एल्फा डिके के अंदर आपको बताया गया होगा, एल्फा डिके के अंदर मास नंबर ए से लिखते हैं, डिक्रीज बाय 4, एटॉमिक नंबर इसको जेड से लिखते हैं, डिक्रीज बाय 2। पॉजिटिव बीटा डिके के अंदर ए मैं लिख चुका हूं अनचेंज, और जेड डिक्रीज बाय 1। नेगेटिव बीटा डिके के अंदर जेड इंक्रीज बाय 1, मास नंबर ए अनचेंज। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और ये प्रिंसिपल सभी बच्चों को पता है, ये बहुत बड़ी बात है। 15 स्क्रू गेज का जब रीडिंग निकालती तो मेन स्केल, डायामीटर, या रीडिंग निकालती तो मेन स्केल प्लस सर्कुलर डिवीजन इनटू पिच यानी लीस्ट काउंट। मैं पिच भी नहीं लिख रहा हूं, लीस्ट काउंट लिख रहा हूं, इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल की रीडिंग तो जी है। सर्कुलर डिवीजन कितने थे? 52। लीस्ट काउंट था 1/100, 0.52 मिलीमीटर। लेकिन आंसर सारे सेंटीमीटर में दिए, तो 10 से और डिवाइड करोगे तो 0.052 सेंटीमीटर। इफेक्टिव वोल्टेज इसमें निकालेंगे तो आपको ये वोल्टेज का फॉर्मूला सिखाया गया होगा, VL माइनस BC या BC माइनस BL का होल स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर।
ये VRMS आ गया। Z इक्वल टू क्या होता है, VRMS बाय VRMS कितना दिया है आपने, BLBC की वैल्यू रखी तो ये 50 आ गया। IRMS इक्वल टू होता है I0 बाय √2। सो Z इक्वल टू आ गया 50, I0 है आपका 10√2 डिवाइडेड बाय √2 किया। इसका आंसर 5 ओम आना चाहिए, पहला आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी वोल्ट मीटर रीडिंग आ रही थी यहाँ पे वोल्ट मीटर, वो सब VRMS की वैल्यू होती है। जब कुछ नहीं दिया जाता तो AC में जो भी वैल्यू होती है वो VRMS RMS होता है। तो आपको इसके फॉरवर्ड बाय इसका फॉर्मूला आपको पता होता है इफेक्टिव वोल्टेज का, सीरीज में BL माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ऐसा आपने फॉर्मूला। और Z इक्वल टू होता है इम्पीडेंस कहलाता है, जिसका मतलब होता है VRMS ओवर IRMS। VRMS इक्वल टू होता है V0 बाय √2, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। IRMS इक्वल टू होता है I0 बाई √2। एक बार फिर से देख लूं, क्या यहाँ पे पीक वैल्यू ही दिया था ना, हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दिया था यार, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, ये काइनेमेटिक्स से है। एक बॉडी S हाइट से ड्रॉप करी गई, यहां से यहां तक की हाइट S है। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, ये हाइट मान लो यहां से स्मॉल h कर दे, इस पॉइंट पर काइनेटिक होगा और पोटेंशियल होगा mgh प्लस हाफ mv², ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और हाफ mv² कितने टाइम्स दिया गया है, हाफ mv² दिया है 3 mgh के बराबर, 3 mgh ये गिवन है। तो अगर यहाँ 4 mgh कर देंगे तो 4 mgh, तो h इक्वल टू आ जाएगा S/4। तो h ये हाइट है ग्राउंड से, कहाँ से पूछी गई, तो द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये इतना आ गया। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इस पार्टिकल ने ऊपर से कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, यहाँ से 3s/4, तो 2g, इतना डिस्टेंस मान लो मैं h डैश कह दूं, h डैश प्लस h डैश प्लस h इक्वल टू s है, h डैश इक्वल टू 3s/4 आएगा, तो 2g h डैश आ जाएगा। 2g h डैश है 3s/4, तो कितना आ गया आपका 3gs/4, नहीं 3gs/2, √3gs/2, √3gs/2 और s/4, रूट पूरे में है, रूट पूरे में है तो पहले ही आएगा। ये भी आपका Sn का मतलब हो गया, जीरो वेलोसिटी थी, Sn का मतलब हो गया हाफ gn² माइनस हाफ gn-1 का होल स्क्वायर। Sn+1 करोगे तो कितना आएगा, हाफ gn+1 का होल स्क्वायर। nth सेकेंड में डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हाफ gn²। यहाँ Sn ओवर Sn+1 कर दें, रेशियो निकालें तो हाफ g तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे n+1, n+1 यानी 2n-1 इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ करोगे तो n+1 इंटू n करोगे तो 2n+1,
और ये इससे करोगे तो बना जाएगा। ऐसा कोई आंसर आना चाहिए। थर्ड आ गया, ये डिस्टेंस टेबल एंड टीएसए। हाँ, एक्टिविटी का फॉर्मूला A इक्वल टू ए नॉट 1/2 की पावर स्मॉल एन। स्मॉल एन कहलाता नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ, स्मॉल एन क्या कहलाता? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का फॉर्मूला होता है टाइम बाय हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ टाइम दिया है 150 घंटे और हाफ लाइफ दिया है 100 घंटे, यानी 1.5 यानी 3/2। अब a बाई ए नॉट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 की पावर 3/2। आपने पूछा था फ्रैक्शनल ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी और रिमेंस एक्टिविटी। रिमेंस एक्टिविटी है ए नॉट और ओरिजिनल है ए नॉट। इसका आएगा 1/√2। 1/√2 को करोगे तो √2 आ जाएगा। तो इसका आंसर थर्ड आना चाहिए। देखो, इस कैपेसिटर के अक्रॉस तो आपका क्या होगा? पोटेंशियल सेम है, तो इसमें तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो ये कैपेसिटर तो यूजलेस हो गया। अब दो कैपेसिटर आपके पैरेलल में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई? 2 से। ये कैपेसिटर क्यों यूज नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अक्रॉस कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नो चार्ज फ्लो दिस कैपेसिटर because potential difference across this capacitor be the 0। क्लियर है? तो जी आ जाएगा। तो ये तो ओरली हो जाना चाहिए था, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। ये कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4 पैरेलल। अगर सारे वायर का एरिया सेम है, लेंथ सेम है, तो सभी का रेजिस्टेंस सेम है। एक का रेजिस्टेंस अगर R कर दें तो ये 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे तो 4R आ जाएगा पैरेलल में। आर के अगर 4 पैरेलल में जोड़ेंगे तो R/4 है, और पैरेलल में जोड़ने के बाद ये कह रहा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 0.25 है। ये पैरेलल में आ गया। सीरीज में अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? सीरीज में अगर 4 रेजिस्टेंस करोगे तो 4R आ जाएगा। R + R 4R। 4 R की वैल्यू यहां से निकाली थी 1, तो ये 4 Ω। तो पहले ही आंसर आएगा मेरे हिसाब से, तो फर्स्ट होना चाहिए। वैसे भी आपको अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ें और n रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ें तो RS/RP की वैल्यू n² होती है। n रेजिस्टेंस जोड़ तो RS इक्वल टू क्या होगा? n कितना है यहाँ पे? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, और RP कितना था? 0.25। मल्टीप्लाइड किया तो कितना आ गया? RS मतलब सीरीज में, RP माने पैरेलल में, तो कितना हो गया? 4 Ω आ गया। ये कह रहा मास नंबर है 240, डिके इंटू 2 फ्रेगमेंट, मास नंबर 120। एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है? द बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? गेन या एनर्जी रिलीज का? पहले तो आपका जो फ्रेगमेंट है उनकी बाइंडिंग एनर्जी करें, तो 2 फ्रेगमेंट है
मास नंबर है 120 और इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.5। ये क्या होता है, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस क्या होता है, ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो 240 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था 7.6। ये एनर्जी रिलीज आ जाएगी आपका या एनर्जी गेन आ जाएगा। तो 240 कॉमन आ जाएगा, 8.5 में 7.6 तो 0.9 आ गया। 9 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 240 से कम कौन सा है, थोड़ा ही कम 216 आ जाएगा। करंट का फॉर्मूला इसमें चाहे P हो या N टाइप, इसका मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर में मेरे हिसाब से तो दोनों में करंट की वैल्यू बराबर आना चाहिए। करंट का फॉर्मूला कितना होता है, A PD NE, होल कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बराबर है, चार्ज बराबर है, एरिया बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम अप्लाई किया गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। कैसे, BD प्रोपोर्शनल टू E और होल्स की मोबिलिटी कम होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, तो होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो होल्स की करंट कम हो जाएगी। तो N टाइप का करंट P टाइप से ज्यादा होना चाहिए, N टाइप का करंट P टाइप से ग्रेटर होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ब्याह पर। फिर देख रहे हैं फोटोन पर सेकेंड, एनर्जी का फॉर्मूला होता है NH। एनर्जी वाई टाइम करोगे तो N यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड हो गए और HC वाई लेमडा एनर्जी हो गई। तो एनर्जी पर सेकेंड आपका क्या हो गया, पावर आ गया। तो निकालना क्या था यहाँ पे, हमें N निकालना था। N की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, P लेमडा बाय HC, सबकी वैल्यू दी है। P की वैल्यू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3, लेमडा दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर -7, H दिया है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और ये दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से तो ये टर्म कैंसिल हो गए आपके। कौन कौन से टर्म कैंसिल हो गए, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब पावर का कैलकुलेशन कर लें तो फिर से मैं रेड कलर पे जाना चाहूँगा। रेड कलर ही मुझे दिखाई दे रहा, बाकी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, चाहे कलर का मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। 10 टू द पावर 34 माइनस 18, देखो 7 3 10 तो ये हो गए, 10 और 8 18, हाँ 8 6 14, 10 टू द पावर 16 का ऑर्डर आना चाहिए। 10 टू द पावर 16 यानी 4 आएगा। सिंपल सी थ्योरी है। करंट अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बी इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली आएगा। इसका मतलब लीनियर आना चाहिए इनसाइड पॉइंट पे। एक ही ग्राफ में लीनियर आ रहा, सरफेस पे मैक्सिमम होता है और फिर आर के इनवर्सली होगा।
तो हाइपरबोलिक आएगा, ये आउटसाइड पे होगा। तो आउटसाइड तो ये आंसर भी आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए। कुछ नहीं, इस फॉर्मूले से कर रहा हूं, V जिसको एम्पियर सर्किट लॉ कहते हैं, VDL इक्वल टू म्यू नॉट आई। इनसाइड पॉइंट पे निकालोगे तो V, मान लो रेडियस कैपिटल R है तो स्मॉल r डिस्टेंस पे 2 पाई r म्यू नॉट आई का जहां तक है तो करंट पर यूनिट एरिया निकालोगे तो उस पार्ट पे करंट की वैल्यू आ गई। करंट पर यूनिट एरिया, अगर टोटल करंट I है तो I बाय पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कंफर्म है कि वी आर के कैसा हो गया, डायरेक्टली इनसाइड पॉइंट। सरफेस पे निकालते तो V, ये सरफेस के लिए कर रहे हैं, 2 पाई आर म्यू नॉट आई ही रहता। सरफेस पे निकालेंगे तो सरफेस पे करंट यहाँ एरिया पाई आर स्क्वायर तो आई रहेगा। तो VS क्या हो जाएगा, रेडियस के। आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, V इंटू 2 पाई आर, आउटसाइड पॉइंट की डिस्टेंस है, इक्वल टू म्यू नॉट आई तो होते ही रहेगा। सो V नॉट R के इनवर्सली आएगा, यानी हाइपरबोलिक आ गया। मुझे लगता है कि पहला फोर्थ आंसर आना चाहिए।